हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और हम लोग सीटेट और यूपी टेट के लिए क्लासेस अपनी कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें मेरे 2 टॉपिक हो चुके हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। इससे पहले हम लोगों ने शेल्टर या आश्रय के बारे में देखा, उसके बाद जल के बारे में देखा, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है भोजन और उसके तत्व, ठीक है, फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। तो भोजन और उसके तत्व आज हमारा टॉपिक है और इसमें सारी चीज़ें देखेंगे एवं उसके तत्व, ये हमारा टॉपिक है। तो इससे पहले हम लोग भोजन के बारे में जान लेते हैं। तो भोजन वो सभी चीज़ होती है या वो खाद्य सामग्री होती है जो एक जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है। और किस लिए ग्रहण किया जाता है? ताकि वह उसकी जो जैविक क्षमता है शरीर की और जो जैविक ऊर्जा है शरीर की, उसको प्रदान कर सके, ठीक है। तो देखिए, भोजन जो हमारा होता है ये किस लिए? शरीर को आवश्यकता होती है जैविक क्रिया करने के लिए। तो ये जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराती है, ठीक है, उपलब्ध कराती है। जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराती है एवं शरीर की क्षमता एवं शरीर के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो निभाती है। तो अगर हम लोग भोजन की बात करें तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो जीव ग्रहण करता है ताकि उसके शरीर को उसकी शरीर की जैविक क्षमताओं को की प्रतिपूर्ति हो सके, ठीक है। हर वो चीज़ जो जीव ग्रहण करता है अपने शरीर में जैविक क्रियाओं को बढ़ाने के लिए, शरीर का विकास कराने के लिए, या शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने के लिए, या आवश्यक यौगिकों को बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए, हर वो चीज़ जो जीव ग्रहण करता है उसे भोजन करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, आवश्यक यौगिक को भी बनाने का काम होता है शरीर में, आवश्यक यौगिक को बनाने का कार्य, ठीक है, बनाने के कार्य। अब आइए, ये तो हो गई भोजन की डिफिनीशन। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के भोजन होते हैं, ठीक है। मुख्यतः स्रोतों के आधार पर अगर देखा जाए, स्रोतों के आधार पर भोजन को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। 2 प्रकार में विभाजित किया गया है और वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है तो पादप उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट प्रोडक्ट, और दूसरा है जंतु उत्पाद या एनिमल प्रोडक्ट। अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, पादप उत्पाद में क्या क्या हो जाएगा? पादप उत्पाद में हमारा फल, सब्जियां, जल, ये सारी चीजें हो जाएंगी, अनाज, मसाले, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारा फल, सब्जी, अनाज और हमारा मसाले, ये सारी चीजें पादप उत्पाद हो जाएंगे। और जंतु उत्पाद की अगर हम लोग बात करें तो मांस हो गया, मछली हो गए, अंडे हो गए, ये सारी चीजें जंतु उत्पाद में आएंगी, ठीक है। अब देखिए, शरीर को जो है पोषण तत्व प्रदान करने वाले जो भोजन होते हैं उनमें क्या होता है? अनेक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। भोजन, उनमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं और इन रासायनिक तत्वों को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जो रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, इनको 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से 6 प्रमुख भाग हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर 6 प्रमुख भागों में बताया गया, ये 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है, इनको हम लोग पौष्टिक तत्व कहते हैं। इन 6 भागों में बांटा गया, इनको पौष्टिक तत्व कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आता है। उसके बाद देखिए क्या आता है? प्रोटीन, उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद आता है वसा, इसको इंग्लिश में फैट कहते हैं। उसके बाद आता है विटामिन, इसको इंग्लिश में विटामिन कहते हैं। उसके बाद आता है मिनरल सॉल्ट या खनिज लवण,
उसके बाद आता है जल या वाटर। तो देखिए जल या वाटर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, मिनरल सॉल्टों की भी चर्चा वहां पर हो गई थी। अब हमें यहाँ पर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में जानना है। तो विटामिन का जो है वो एक अलग क्लास में लूंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी विटामिन होती हैं, ठीक है, जैसे ए बी सी डी के, ये सब जो भी विटामिन हैं और इसमें कौन सी विटामिन को क्या कहा जाता है, B1, B2, B3 और ए को क्या कहते हैं, सबका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस करूंगा और किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसके लिए एक अलग सा वीडियो इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तब तक कि हम लोग ये देख लेते हैं, एक एक आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देखें तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम लोग देखें तो यह आवश्यक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा निहित होती है। और यह देखिए किसमें पाया जाता है, या चावल, गेहूं, आलू आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और यह किस रूप में पाया जाता है, इन सब में यह मुख्यतः स्टार्च के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतः स्टार्च के रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पादपों में पाया जाता है। और देखिए स्टार्च कैसे बनता है, तो देखिए स्टार्च कैसे बनता है, तो स्टार्च के बनने के लिए देखिए क्या होता है कि बहुत सारे शर्करा, ठीक है, शर्करा जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, के कण इकट्ठा होने पर स्टार्च का निर्माण होता है, ठीक, स्टार्च का निर्माण होता है और स्टार्च मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। स्टार्च एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। और स्टार्च बनता कैसे है, बहुत सारे शर्करा के कणों को इकट्ठा होने पर स्टार्च का निर्माण होता है। आइए इसमें एक चीज और देख लेते हैं, इसी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट है उसे क्या कहा जाता है, स्टार्च का बहुलक कहा जाता है, स्टार्च का बहुलक कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इससे हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है। देखिए जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद जो हम लोग श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में मौजूद होती है, ठीक है, और ये इस कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करके ये ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की क्रिया करने के बाद देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये 3 मुख्य भागों में टूट जाता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में टूट जाता है, प्लस जल, ठीक है, जल में टूट जाता है, और प्लस ऊर्जा, ये 3 चीजें उससे निकलती हैं, ठीक है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट जो भोजन के द्वारा आप जो ग्रहण करते हैं, और प्लस ऑक्सीजन जो आपके रक्त में मौजूद है पहले से, ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर से जब ये ऑक्सीडेशन होता है, उपापचय होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में ये तीनों में विभक्त हो जाता है। देखिए तो सांस लेते समय हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं श्वसन क्रिया में, तो CO2 वहां से निकल जाता है। और यह जल जो है यह हमारे शरीर में, मैंने आपको जल वाले चैप्टर में बताया था कि 70% जल होता है, ठीक है। और ऊर्जा, यह वही ऊर्जा होती है जिससे हम शरीर की सारी यौगिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है, शरीर की सारी यौगिक क्रियाएं करने के लिए यही ऊर्जा होती है जो हमको मिलती है। यौगिक क्रिया करने के लिए यही ऊर्जा हमको मिलती है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये ऊर्जा जितना हम दिनचर्या में अपने रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उससे कम ऊर्जा है, मतलब जितना खाना हमने खाया है और जितना काम हमें करना है अपनी दिनचर्या में,
तो अगर हमने ज़्यादा ऊर्जा के लिए खाना खाया और काम हम कम कर रहे हैं तो ऊर्जा क्या होती है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टोर होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में स्टोर होता है, देखिए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो एक्सेस होता है, जो ज्यादा होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है और आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है, आपातकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपातकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं या एक दिन खाना नहीं खाया, तो उस समय ये एनर्जी कहाँ से लेगा, जैसे खाना आपने नहीं खाया तो तुरंत तो मर नहीं जाते हैं, कई दिनों तक आप जिंदा रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर 1-2 दिन खाना नहीं खाए तो आपको कमजोरी महसूस होगी, लेकिन फिर भी शरीर आपका काम कर सकता है। तो ये कैसे काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास रिजर्व एनर्जी होती है। ठीक है, और रिजर्व एनर्जी ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है आपका शरीर। ठीक है, और देखिए अगर मान लीजिए हम खाना नहीं खाते हैं तो कार्य करने की क्षमता में हमारे कमी आ ही जाएगी, लेकिन कार्य करता रहेगा। ठीक है, और देखिए अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले लेते हैं तो वो आलस्य को जन्म दे देता है, अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आलस्य को जन्म दे देता है। और देखिए होता क्या है, एक इंसुलिन है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को यानी शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। ये जो इंसुलिन नाम का एंजाइम है ये ग्लूकोज यानी शर्करा को नियंत्रित करता है, और जिन भी पेशेंट्स को, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोजन, ये जो ग्लाइकोजन है यही ग्लूकोज में आगे चलकर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में भी एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज का फार्मूला मैं कहूं तो देखिए C6H12O22, तो यहां पर जो ये C है कार्बन, तो ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही डिराइव किया जाता है। तो देखिए जिन भी पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, इसलिए कहा जाता है कि उनको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम देना चाहिए। इसीलिए आप देखिए डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको चावल भी मना होता है, और खासकर आलू वगैरह चीजें ये सब मना की जाती हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वो ना ले सकें, जिससे कि उनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे। क्योंकि जब भी इंसुलिन का जो है रिसाव ये प्रभावित होता है तो इंसान के अंदर डायबिटीज या मधुमेह नाम की बीमारी जन्म ले लेती है। ठीक है, और इंसुलिन के ही इंजेक्शन लगते हैं। अगर मान लीजिए किसी में डायबिटीज में शर्करा का लेवल कम है तो इंसुलिन के ही इंजेक्शन लगते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कार्य हमारे शरीर को जैविक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। तो अगर आप मान लीजिए आपका ग्लूकोज लेवल नियंत्रित नहीं है तो फिर आपके कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। तो अगर आपके अंदर कम या ज्यादा है, लेवल में नहीं है यानी स्तर में नहीं है, तो आपको क्या होगा, बहुत कमजोरी महसूस होगी या आलस्य महसूस होगा, या शरीर आपको निर्जीव सा प्रतीत होगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए एक चीज यहां पर छूट गया था, वो मैं आपको बता दूं। पिछली क्लास में जब मैं जल पढ़ा रहा था, यहाँ पर याद आ गया मुझे, जब मैं आपको जल पढ़ा रहा था यहाँ पर देखिए, तो जल का जो फॉर्मूला है एक बार पूछा गया था। ये जल का जो फॉर्मूला है ये है H2O, और जो भारी जल है ये है D2O। ठीक है, यहां पर D का मतलब है ड्यूटीरियम। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो भारी जल का फॉर्मूला और ये जल का फॉर्मूला। ठीक है, और देखिए एक है सूखी बर्फ या ड्राई आइस, ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं फ्रीजन CO2 को। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ये पिछले वाले लेक्चर में छूट गया था। अब आइए प्रोटीन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर प्रोटीन को हम लोग देखें तो देखिए प्रोटीन की जो उत्पत्ति है वो प्रोटियो नाम के लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, एक शब्द है प्रोटियो नाम का ये लैटिन शब्द है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और प्रोटियो का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमुख तत्व। ठीक है, प्रमुख तत्व। अभी मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो यौगिक क्रिया करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यौगिक क्रिया करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।
करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, तो देखिए यहां पर दो हैं। जो प्रोटीन होता है ये ऊतकों के निर्माण में हमें सहायक होता है। इससे देखिए ऊतकों के निर्माण एवं ऊर्जा एवं कटे या घावों को भरने में सहायक होता है। यह भी बहुलक का ही एक रूप है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए क्या है कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्च का बहुलक है। ये किसका बहुलक है? स्टार्च का बहुलक है। वैसे अगर प्रोटीन की बात करें तो ये किसका बहुलक है? अमीनो एसिड का, अमीनो अम्ल का। ठीक है, अमीनो अम्ल का ये बहुलक है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह भी बहुलक ही है और यह अमीनो एसिड का बहुलक है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए प्रोटीन दो प्रकार का होता है। एक होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन, और दूसरा होता है संरचनात्मक। ठीक है, तो ये जो संरचनात्मक प्रोटीन होता है ये हमारे ऊतकों के निर्माण वगैरह में काम में आता है, और जो एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है ये ऊर्जा और घावों को भरने के काम में आता है। तो ये सारी चीजें प्रोटीन के बारे में हो गई। अब हम लोग देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है। तो देखिए ये प्रोटीन किन किन चीजों में सहायक होता है। तो देखिए ये पेशी यानी टिश्यू, ऊतक, ठीक है, नाखून, बाल इत्यादि को बनाने में सहायक होता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, बनाने में सहायक होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो सोयाबीन है वह प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, 50 से 80% तक प्रोटीन सोयाबीन से हमें मिलती है। ठीक, इस चीजों को याद रखिएगा। और एक चीज देख लीजिए, मांस, मछली, अंडे, ये भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, जहां अगर कार्बोहाइड्रेट लेने पर हमें शरीर मतलब काम करने की क्षमता पर हमारे असर होता है कि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग नहीं लेंगे तो शरीर में, अगर ज्यादा ले लेते हैं तो आलस से पैदा हो जाता है, और अगर कम लेते हैं तो शरीर को यौगिक क्रिया या काम करने की क्षमता नहीं मिल पाती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग प्रोटीन कम लेंगे या अल्प मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। मतलब कि या तो लंबाई नहीं हो पाएगी या शरीर में ऊतकों का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो विकास पूरी तरीके से हमारे शरीर का नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए प्रोटीन के कार्य मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण करने में सहायक होता है, ऊर्जा एवं कटे हुए घावों को भरने में भी सहायक होता है। और देखिए जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको भी ऊतकों में बदल देता है और शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके कार्य हो गए हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले उस पे आते हैं। अच्छा, एक चीज आप और देख लीजिएगा कि नाखून में जो प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं, यह आप कमेंट करके बताइएगा। और जो बालों में प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, बालों में, चलिए मैं आपको बता देता हूं, एक में केराटिन है, एक में केरोटिन है। तो आप बताइएगा कमेंट करके किसमें केराटिन है और कौन सा केरोटिन है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये थोड़ी सी इतनी मेहनत करें। उसके बाद आइए हम लोग वसा पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वसा क्या होती है।
आइए देख लेते हैं। वसा, देखिए वसा भी एक कार्बनिक तत्व है, ठीक है, वसा भी एक कार्बनिक तत्व है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों होते हैं। और देखिए यह भी मुख्यतः ऊर्जा का ही स्रोत है, ऊर्जा का ही स्रोत है। और इसको दो तरीकों से लिया जा सकता है, एक तो पादपों से मिलता है और दूसरा जंतुओं से मिलता है, ठीक है। और एक पादपों से मिलता है, दूसरा जंतुओं से हमें फैट्स मिलता है। जंतुओं में देखिए चर्बी के द्वारा मिलता है, जो जब भी मांस का भक्षण हम लोग करते हैं तो वहां पर चर्बी के द्वारा हमें वसा मिलता है। और पादपों से देखिए वनस्पति घी वगैरह जो होते हैं ये पादपों से मिलने वाले तेल होते हैं, या चिकनाई, मतलब हर चीज वो चिकनाई जो हम ग्रहण करते हैं वो एक तरीके से किसी न किसी तरीके से वसा ही होता है, ठीक है। और ये देखिए ग्लिसरॉल का ये बहुलक है, ग्लिसरॉल का बहुलक है, ठीक है। बहुत सारे ग्लिसरॉल मिलकर वसा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखने वाली है कि जहां देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें जहां 4 कैलोरी ऊर्जा देती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, वहीं अगर देखा जाए 1 ग्राम वसा, तो 1 ग्राम वसा हमें 9 कैलोरी की ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, की ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद अगर हम देखें हाइड्रोजन, इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जहां अनुपात 1.2 होता है, ठीक है, वहीं अगर वसा में देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1.3 से लेकर 1.7 तक होता है, ठीक है। और देखिए एक चीज और वसा के बारे में देख लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी यह ठोस बने रहते हैं, ठोस बने रहते हैं। अच्छा, तो इनके रूप भी देख लेते हैं। ये ज्यादातर जो वसा होते हैं वो संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और देख लीजिए ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोशिका झिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी हो गई। और इसमें देखिए संचित ऊर्जा के रूप में भी पाया जाता है और ऊर्जा की उत्पत्ति में भी ये उपयोग में आता है। तो ये हो गई फैट्स के बारे में। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके बाद हमारा जो विटामिन होता है, तो विटामिन थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो उसका आगे एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का भोजन और उसके तत्वों पर आधारित लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।